आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय यादव। सिविल टेक चैनल में स्वागत है आपका। आरसीसी का लेक्चर चल रहा है इस समय। इसके पहले 2 लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। दिया है विकृति आरेख, मतलब स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। मूल संकल्पना क्या दिया? मूल संकल्पना फर्स्ट के अनुसार धरन का अनुप्रस्थ काट जो बंकन के पूर्व समतल में था, बंकन के पश्चात भी समतल में रहेगा। आपको याद हो जब हम एजम्पशंस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने पहला ही एजम्पशंस बताया था कि अगर किसी भी बीम का अनुप्रस्थ काट बेंडिंग के पहले समतल में है तो बेंडिंग के बाद भी समतल में ही रहेगा। ये यहाँ पर दिया है कि इससे स्पष्ट है कि धरन में बेंडिंग के कारण, बंकन के कारण इसकी ऊपरी परतें छोटी हो जाती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लाइन अच्छी लिखी गई है। इसमें कह रहा है कि इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो बीम में बेंडिंग उत्पन्न होती है उस बेंडिंग के कारण या बेंडिंग के कारण जो बीम की ऊपरी परत होती है वो क्या होती है? छोटी हो जाती है, जबकि निचली परतें बढ़ जाती हैं। स्वाभाविक है, ऊपर वाले जो है बीम के ऊपरी वाले हिस्से पर कंप्रेशन हो रहा है और बीम के निचले वाले हिस्से पर क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है। तो जो ऊपर वाली परत होगी उसमें क्या हो जाएगी? वो छोटी हो जाएगी और जो नीचे वाली परत होगी वो बढ़ जाएगी। आगे दिया है कि और परतों में विकृति परत की बल शून्य रेखा से दूरी के समानुपाती होती है। परतों में विकृति परत की बल शून्य रेखा से दूरी जो होती है वो समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम आप देख लीजिए। इसमें ये दिया है कि ये वाला हिस्सा आपका न्यूट्रल एक्सिस है, जो कि न्यूट्रल एक्सिस ये है आपका, है ना। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सिग्मा सी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये परमिजिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? परमिजिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट को। नीचे आपका सिग्मा एस लिखा है, परमिजिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील कहलाता है। ये आपका जो होता है डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ से इस तरह से डायग्राम बनता है। यही डायग्राम आपको क्या कहलाता है? स्ट्रेस डायग्राम कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है स्ट्रेस डायग्राम। अच्छा, अभी तक जो हम लोग पढ़ा था वो आपका स्ट्रेन डायग्राम था। अब क्या है? अब स्ट्रेस डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है स्ट्रेस डायग्राम, इसके बारे में पढ़ेंगे। बल शून्य रेखा के ऊपर स्थित संपीड़न क्षेत्र में दिया है बल शून्य रेखा, आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। तो बल शून्य रेखा के ऊपर स्थित संपीड़न क्षेत्र में, तो इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से में क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले हिस्से में क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बल शून्य रेखा के ऊपर स्थित संपीड़न क्षेत्र में उत्पन्न प्रतिबल एक सरल रेखीय नियम के अनुसार बढ़ते जाते हैं। एक सरल रेखीय नियम के अनुसार बढ़ते जाते हैं। यह बल शून्य रेखा पर शून्य तथा खंड के ऊपरी वाली सतह पर अधिकतम होता है। देखिए ये फिगर से ही आपको समझ में आएगा। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है स्ट्रेस डायग्राम। इसमें आप देख रहे हैं कि ये लाइन है आपकी, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस वाले इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर क्या है? स्ट्रेस का मान 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर वाले हिस्से में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका मान बढ़ रहा है और सबसे ऊपरी वाले हिस्से पर स्ट्रेस का मान क्या है? मैक्सिमम है। यानी अगर हम सिग्मा सी बी की बात करें तो सिग्मा सी बी जो मैक्सिमम, जो आपकी ये परत है ऊपर वाली हिस्सा है, यहाँ पर आपका जो है मैक्सिमम होगा, है ना। तो इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन जोन वाला एरिया बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं। तो चूंकि नीचे क्या है, पूरा का पूरा जो है स्टील वहन कर रहा है, इसलिए क्या होता है? ये लाइन बिल्कुल सीधी आ जाती है। तो याद रखिएगा स्ट्रेस डायग्राम जो होता है, स्ट्रेस डायग्राम आपका बिल्कुल इस तरह से बनाया जाता है। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा और यहाँ पर क्या होता है? स्टील का एक सीधी सी लाइन आ जाती है। ये डायग्राम कहलाता है आपका स्ट्रेस डायग्राम।
इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम। क्या पढ़ते हैं? इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। अब ये इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है? चूँकि प्रबलित कंक्रीट की गणनाओं में खंड का समांग लिया जाता है, खंड को है समांग माना जाता है। मतलब क्या है? कह रहा है कि जो प्रबलित कंक्रीट होती है, जब इनका हम कैलकुलेशन करते हैं तो हर एक सेक्शन पर खंड को यानी सेक्शन को जो होता है वो समांग माना जाता है, होमोजीनियस माना जाता है। आगे दिया है कि और खंड को इसके समतुल्य कंक्रीट खंड में परिवर्तित कर लिया जाता है। कह रहा है कि पूरे सेक्शन में, देखिए अगर आप आरसीसी के बारे में बात करते हैं तो आरसीसी में क्या होता है, कंक्रीट के साथ साथ स्टील भी प्रयोग होती है, सबको पता है। कंक्रीट में और स्टील, कंक्रीट और स्टील ये दोनों मिलकर आरसीसी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पूरे सेक्शन को हमें क्या करना होता है, होमोजीनियस मानना पड़ता है। तो जब पूरे सेक्शन को होमोजीनियस मानेंगे तो कंक्रीट का जो भी स्ट्रक्चर है उसके खंड को क्या करेंगे, सारे खंड को, जो स्टील वाला स्ट्रक्चर है इसको भी हम कंक्रीट में क्या करते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। आगे दिया है कि प्रबलन इस्पात में प्रतिबल परिस्थान कंक्रीट में उत्पन्न समतुल्य प्रतिबलों के रूप में लिए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया सेम वही लिखा हुआ है। मतलब ये है कि अगर कोई कंक्रीट का ये स्ट्रक्चर है और इसमें हमने स्टील डाला हुआ है तो हम क्या करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को तो आरसीसी बोलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आरसीसी बोला जाता है। तो आरसीसी में कंक्रीट भाई यूज किया गया है और स्टील यूज किया गया है। तो हम पूरे सेक्शन को क्या मानते हैं, होमोजीनियस मानते हैं। क्या मानते हैं? होमोजीनियस मानते हैं। तो होमोजीनियस मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्ट्रक्चर को कंक्रीट में मान रहे हैं तो स्टील वाला जो स्ट्रक्चर है इसको भी हम क्या करेंगे, कंक्रीट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कंक्रीट में कन्वर्ट करेंगे। यही सिचुएशन क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम कहलाती है। अब डायग्राम चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है तो आप देख लीजिए, इस तरह से डायग्राम बनता है इसका, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम। जो कि आपका क्या होगा, ये वाला लाइन आपकी गई, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो है कंक्रीट को शो कर रहा था, तो नीचे वाले हिस्से को देखो, यहाँ पर जो डैश डैश दिखाया गया है ये कंक्रीट जो होता है ये स्टील वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टील वाला स्ट्रक्चर है, इसको क्या करना पड़ता है, हमें कंक्रीट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब स्टील स्ट्रक्चर को हम कंक्रीट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है या निकल के आता है वो सिग्मा एस टी अपान क्या होता है, एम होता है। ये याद रखिएगा, सिग्मा एस टी अपान एम होता है। और ये जो होता है ये स्टील का परिवर्तित रूप है कंक्रीट में। क्या है, स्टील का परिवर्तित रूप है कंक्रीट। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रल एक्सिस। इसको उदासीन अक्ष भी कहते हैं और बल शून्य रेखा भी कहते हैं या बल उदासीन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, आगे दिया है धरन की बल शून्य रेखा या उदासीन अक्ष एक काल्पनिक समतल रेखा होती है जो कि धरन के अनुप्रस्थ परिच्छेद को दो भागों में विभाजित करता है। आपको याद हो तो हमने इससे पहले आपको ये फिगर बताया है, ये आपकी बीम हो गई। तो इस बीम को आधे भाग से अगर हम इसको क्या बोलते हैं काट दें तो ये जो आपकी लाइन आ रही है यही कहलाती है आपकी न्यूट्रल एक्सिस। तो इसी के बारे में बताया गया, क्योंकि ये लाइन क्या होती है, काल्पनिक होती है। ठीक है, ये कोई रियल लाइन नहीं होती है, काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है। तो किसी भी बीम की बल शून्य रेखा या उदासीन रेखा क्या होती है, एक काल्पनिक समतल रेखा होती है जो क्या करती है, धरन के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन को दो भागों में विभाजित करती है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को कैसे ज्ञात करते हैं। क्या बात करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ होती है उसको कैसे निकालते हैं, बल शून्य रेखा की गहराई ज्ञात करना। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, अनुगेय प्रतिबल इसी को हम बोलते हैं परमिजिबल स्ट्रेस। तो परमिजिबल स्ट्रेस के आधार पर ज्ञात बल शून्य रेखा या न्यूट्रल एक्सिस उसको क्या कहते हैं, उसको क्रांतिक बल शून्य रेखा कहते हैं। कह रहा है अगर परमिजिबल स्ट्रेस के आधार पर अगर हम न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, उससे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। आगे दिया हुआ है कि और प्रबलन इस्पात के आधार पर ज्ञात की गई बल शून्य रेखा
वास्तविक बल शून्य रेखा कहलाती है। अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। ये कह रहा है कि परमिजिबल स्ट्रेस के आधार पर, परमिजिबल स्ट्रेस के आधार पर जो हम न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करते हैं, उस न्यूट्रल एक्सिस को क्या कहते हैं? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रबलन इस्पात के आधार पर ज्ञात कर रहे हैं, यानी स्टील के आधार पर ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या कहलाती है? वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है, ANA कहते हैं उसको। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? आगे आपका ये दिया है कि इनको ज्ञात करने की विधियां जो हैं वो नीचे दी गई हैं कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे ज्ञात करते हैं। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को ज्ञात करने का फार्मूला जो होता है वो आपका फार्मूला ये है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को अगर हम एक्सी से डिनोट करें, किससे डिनोट करें? एक्सी से डिनोट करें, तो एक्सी बराबर फार्मूला होता है m इंटू सिग्मा CBC, और अपान में क्या होता है? m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। फार्मूला फिर से समझिए, एक्सी बराबर होता है m क्या है? m आपका हमने इससे पहले बताया है, मॉडुलर रेशियो होता है, इंटू सिग्मा CBC, और अपान में क्या होता है? m सिग्मा CBC और प्लस सिग्मा ST होता है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज ये होगा कि ये सिग्मा CBC क्या होता है, सिग्मा ST क्या होता है, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर m क्या है। m आपका जो है मॉडुलर रेशियो है। क्या है? मॉडुलर रेशियो है। इसके बारे में हमने आपको इससे पहले बताया है कि पहले लेक्चर में हमने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया है। सिग्मा CBC क्या है? सिग्मा CBC जो है ये परमिजिबल स्ट्रेस है। क्या है? परमिजिबल स्ट्रेस है। कहाँ पर है? ये कंप्रेशन में है। किसका है? कंक्रीट का है। याद रखिएगा, परमिजिबल स्ट्रेस है। किसका है परमिजिबल स्ट्रेस? कंप्रेशन जोन का है और कंक्रीट का है। सिग्मा ST क्या है? सिग्मा ST जो होता है ये भी आपका परमिजिबल स्ट्रेस है, और किसका है? ये स्टील का है इन टेंशन जोन। टेंशन जोन में स्टील का परमिजिबल स्ट्रेस सिग्मा ST कहलाता है। कंप्रेशन जोन में कंक्रीट का परमिजिबल स्ट्रेस सिग्मा CBC कहलाता है। ये याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग वास्तविक बल शून्य रेखा के बारे में बात करते हैं। वास्तविक बल शून्य रेखा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है b इंटू एक्स इंटू x/2, ये बराबर होता है m इंटू AST कोष्टक में d माइनस एक्स। क्या होता है फार्मूला? फिर से समझिए, फार्मूला होता है b इंटू एक्स और इंटू x/2, ये बराबर होता है m इंटू AST। ठीक है, m इंटू AST इंटू d माइनस एक्स होता है। अच्छा, अगर आप ये पूछते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो इस कन्फ्यूजन में अगर होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। इस फार्मूले का डेरिवेशन भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि वास्तविक बल शून्य रेखा या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का जो फार्मूला होता है वो होता है bx²/2 बराबर होता है m इंटू AST d माइनस एक्स। ये फार्मूला होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का। ये सारे के सारे फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। आगे आपका दिया है लीवर आर्म। अब ये लीवर आर्म होता क्या है, इसके बारे में पहले समझना चाहिए, फिर इसके बारे में फार्मूला बताएंगे। लीवर आर्म होता क्या है आपको समझ लीजिए। ये आपकी बीम थी, है ना, ये आपका बीम था। बीम में आपने यहाँ पर स्टील लगाई थी, तो हमने आपको बताया था कि जो स्टील का न्यूट्रल एक्सिस होता है, यानी स्टील का जो ये सेंटर वाला पॉइंट होता है, इस सेंटर वाले पॉइंट से लेकर के ये ऊपरी वाले हिस्से की जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसी को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। यही हमारा कहलाता है इफेक्टिव डेप्थ। क्या कहलाता है? इफेक्टिव डेप्थ कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जेड क्या होता है, यानी लीवर आर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, लीवर आर्म आपका होता है, ये अगर हम आपको बना दें इसका डायग्राम, तो डायग्राम कुछ आपका इस तरह से बनता है। यहाँ से लेकर के ये ऊपर वाले हिस्से का ये जो सेंटर होता है, यानी ये ऊपर वाला कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन जोन में जहाँ पर स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो आपका पॉइंट हमने मान लिया कि यहाँ पर है। इस पॉइंट से लेकर यहाँ के बीच की डिस्टेंस होती है, ये हमारी क्या कहलाती है? जेड कहलाता है। और ये ऊपर वाला हिस्सा कितना होता है? ये आपका होता है x/3। क्या होता है? x/3 होता है। तो अगर हम बात करें x/3 के बारे में, तो जेड बराबर क्या होगा हमारा? तो इफेक्टिव डेप्थ जितना भी आपका आया है, क्या होगा यहाँ पर? जेड बराबर जो होगा इफेक्टिव डेप्थ जितना आया था उसमें हम क्या करेंगे? x/3 को घटा देंगे। यही हमारा कहलाता है लीवर आर्म। क्या कहलाता है? लीवर आर्म। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड बराबर होता है d माइनस x/3। इतना आप याद रखिए।
आगे आपका दिया हुआ है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन, प्रतिरोध आघूर्ण क्या होता है। तो फार्मूला याद रखिएगा, m बराबर होता है b इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी बाई टू। क्या होता है, b इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी बाई टू, कोष्टक में होता है d माइनस एक्स बाई थ्री। क्या होता है, d माइनस एक्स बाई थ्री, ये फार्मूला होता है। सारे फार्मूले आप याद करते जाइए, अभी हम बाद में इसको बता देंगे कि फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है, कैसे इसको निकालते हैं, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। आगे हम लोग फार्मूला देखते हैं। दिया है इस्पात का परसेंटेज, प्रतिशत ऑफ स्टील, इस्पात का प्रतिशत कितना होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील बारे में बात करते हैं। ये फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है, ए एस टी इंटू 100 और अपान में क्या होता है, BD होता है, B इंटू स्मॉल डी। याद रखिएगा, हम अगर स्मॉल d के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इफेक्टिव डेप्थ कहलाएगा, और अगर कैपिटल D के बारे में बात करेंगे तो वो ओवरऑल डेप्थ कहलाएगा। ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, वो इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्या होता है आपका इफेक्टिव कवर होता है। ठीक है, अब आगे हम आपको बताएंगे बाद में कि इफेक्टिव कवर क्या होता है, क्लियर कवर क्या होता है, ये सब आगे आएगा। तो अभी आपको सिर्फ जो फार्मूले दिए जा रहे हैं उस फार्मूले को आप बस पढ़ते जाइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। आगे आपका दिया है, एक तो स्टील का परसेंटेज निकालने का ये फार्मूला हो गया, और नीचे एक फार्मूला और आपका दिया हुआ है कि P बराबर P परसेंटेज ऑफ स्टील है, P बराबर क्या होता है 50 एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है, और अपान में क्या होता है m इंटू डी। एम क्या है, m आपका जो है मॉडुलर रेशियो है, d क्या है, d इफेक्टिव डेप्थ है, और कोष्टक में होता है d माइनस एक्स। तो ये भी एक फार्मूला होता है आपका, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फार्मूले होते हैं आपके परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।